दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ज़ीरो आवर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। चुनाव तो दोस्तों हो रहा है, लेकिन ये चुनाव क्या नियम कानून के मुताबिक हो रहा है? क्या राजनीतिक दलों के बीच जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको क्या बराबरी का महत्व या दर्जा या उनको सुविधा मिल रही है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सभी दलों को निरपेक्ष भाव से देख रहा है या कहीं उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, उसकी जो न्यूट्रलिटी है, कहीं उस पर शक तो नहीं खड़ा हो रहा है? दोस्तों मैं आज ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि देश की 3 प्रमुख पार्टियों ने आज, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गंभीर सवाल खड़े किए और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो लेवल प्लेइंग फील्ड उसको बनानी चाहिए थी, सभी दलों को बराबरी का एक लेवल हो ताकि वो चुनाव स्वतंत्र ढंग से लड़ सके, कोई धौंस किसी की ना हो, कोई दबाव किसी पर ना हो, स्वतंत्र ढंग से, निष्पक्ष ढंग से इलेक्शन कमीशन सबको ट्रीट करे। तो ये 3 पार्टियों ने अलग-अलग ढंग से रिएक्ट किया है। कांग्रेस पार्टी ने यह आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर्स हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं, वो न केवल सरकारी दफ्तरों में बरकरार हैं हर जगह, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर अनेक ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जहां बड़े-बड़े कटआउट, बड़े-बड़े पोस्टर, बड़े-बड़े बैनर वो लगे हुए हैं। नियम ये है कि इस तरह की तस्वीरों को, इस तरह के पोस्टरों को हटा दिया जाता है। अब पेट्रोल पंपों से कुछ तो हटाया गया है, लेकिन कई ऐसे स्थल हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, कटआउट और बड़े-बड़े पोस्टर भी विराजमान हैं। दूसरी बात कि कांग्रेस का यह कहना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पोस्टर और तस्वीर से ज्यादा, कि देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह विपक्ष पर और खास तौर पे कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रही है, अनर्गल प्रलाप कर रही है, उस पर इलेक्शन कमीशन तो कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन नोटिस जो है वो विपक्षी नेताओं के बयानों पर आ जाती है। हमने पिछले चुनाव में भी दोस्तों देखा था, सर्वाधिक जो नोटिसेस थी वो विपक्ष के सांसदों, विपक्ष के विधायकों, विपक्ष के उम्मीदवारों, विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध आई थी। लेकिन अभी देखिए, इस चुनाव में रैलियों में, समारोहों में, कार्यकर्ता सम्मेलनों में और पब्लिक मीटिंग में खुलेआम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अब जय श्री राम का नारा बहुत सुंदर नारा है, बशर्ते कि ये धार्मिक भाव से और धार्मिक स्थलों पर लगता, मंदिरों में लगता या धार्मिक अनुष्ठानों में लगता, लेकिन ये चुनावी रैलियों में क्यों लग रहा है? ये भारत के चुनाव आयोग द्वारा जो निर्धारित कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता जो है, उसका घोर उल्लंघन है। इसके अलावा राम और रामनवमी का भी जिक्र हो रहा है कि अब तो रामनवमी आ रही है, देखते हैं कि राम का विरोध कितना कौन करता है। अरे भाई, विपक्ष में किस पार्टी ने राम का विरोध किया है? इसलिए योजना के तहत विपक्ष पर एक लांछन मढ़ा जा रहा है जिसका कोई सिर पैर नहीं है कि साहब ये राम विरोधी हैं। और राम समर्थक कौन है? जिन्होंने राजनीति में राम के नाम को खूब भुनाया, जिन्होंने ये तक कह दिया कि राम को धरती पर वही उतार कर लाए हैं। तो ये सवाल भी उठ रहे हैं। और दोस्तों, अभी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की छाप, यह कहा गया कि मुस्लिम लीग की छाप है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर, घोषणा पत्र पर।
और ये बात किसी और ने नहीं कही, देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कही। और जब प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो उनकी पार्टी में नीचे का कार्यकर्ता भी वही बात कहता है। उसको लगता है कि मोदी जी ने पढ़ा होगा ठीक से, और जाहिर है प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा मैनिफेस्टो का, या कम से कम उनके सलाहकारों ने पढ़ा होगा तो उनको ब्रीफ किया होगा कि आप ऐसा बोलिए। तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर भी आपत्ति जताई है, और जो ज्ञापन दिया है इलेक्शन कमीशन को आज, उसमें यह मुद्दा भी उठाया गया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले, इस कार्यक्रम से पहले, मैंने जेपी नड्डा को सुना, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी यही बात कही कि इस पर तो मुस्लिम लीग की छाप है। भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं ने यह भी कह दिया कि इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग की तस्वीर नजर आती है, या उसका अंदाज नजर आता है, तौर तरीका नजर आता है। अब टुकड़े टुकड़े गैंग तो जेएनयू के बच्चों को कहा गया था कुछ साल पहले, लेकिन आज तक साबित नहीं हुआ कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग थे, राष्ट्र विरोधी थे। बल्कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने थंपिंग मेजॉरिटी से, जिनको बीजेपी और उसकी सरकार ने टुकड़े टुकड़े गैंग वाला संगठन कहा था, उनको थंपिंग मेजॉरिटी से इस चुनाव में 4 साल के बाद जो चुनाव हुआ, 3-4 साल बाद, उस चुनाव में उनको जिता दिया, और फिर से जो वामपंथी छात्र संगठन है वो जीत गए, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस का संगठन है, उसको मुंह की खानी पड़ी। एक व्यक्ति ऐसा नहीं जेएनयू में था उस वक्त छात्र, जिसने कभी भी भारत विरोधी नारे लगाए। लेकिन मुंह बांध कर जो लोग नारे लगाने वाले थे, मुंह बांध कर उल्टे पुल्टे नारे लगाने वाले थे, उनको आज तक हमारी एजेंसियां आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि वो कौन लोग थे। इससे तो ये साबित होता है कि कहीं से वो लाए गए थे ताकि जेएनयू के छात्रों को, जेएनयू के कैंपस को बदनाम किया जा सके। तो आज टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की गई, कल से ये सुन रहे हैं हम। अब दोस्तों, एक बात आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही, जयराम रमेश ने भी कही, और तो और सुप्रिया श्रीनेत ने भी कही, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बड़ी तेज तरार प्रवक्ता। इन लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी को शायद मालूम नहीं है कि उनके आदरणीय श्रद्धेय जो नेता थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्वज मानती है और जिनके आदर्शों पर चलने का दावा करती है, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाकायदा मुस्लिम लीग की जो बंगाल में सरकार थी उसके वित्त मंत्री थे। यानी हिंदुत्ववादी संगठनों का उस समय मुस्लिम लीग से गठबंधन था, और कलकत्ता में ही केवल नहीं था, बंगाल में ही नहीं था, तब बंगाल ज्वाइंट था। ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट है, जो पाकिस्तान में है, और जो सिंध राज्य है, उन दोनों राज्यों में मुस्लिम लीग की और हिंदुत्ववादी संगठनों की सरकार थी, जिसके नेता उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो 1951 में जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ये सब बातें कह दी आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुप्रिया श्रीनेत ने तो और जोरदार शब्दों में कही। तो ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, नड्डा जी की बात छोड़िए, किसी स्थानीय कार्यकर्ता को भी अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया है, कोई नोटिस नहीं दिया है कि भाई इस तरह की अनर्गल बात आप क्यों कह रहे हैं, और अगर कह रहे हैं तो मैनिफेस्टो की वो कौन सी लाइन है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा प्रावधान है जिसमें आपको मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है, या टुकड़े टुकड़े गैंग का छाप निकल उसमें दिखाई देता है। तो ये सब बातें आज कही गई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के सामने सलमान खुर्शीद, गुरदीप सिंह सपल, पवन खेड़ा, इन तमाम नेताओं ने आज प्रेस को संबोधित किया। और इसके तुरंत बाद एक बड़ी घटना और दर्ज हुई दोस्तों, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के सामने टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसद, 10 सांसद, वो धरना पर आकर बैठे 5 बजे शाम को, और उनका कहना था कि ये धरना 5 बजे शाम तक चलेगा।
लेकिन उनको कुछ ही देर बाद पुलिस आई और वो जबरन उनको उठाकर गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के और थाने पर चली गई। काफी वहां पर हंगामा हुआ, हिंसा भी हुई। सागरिका घोष ने, जो नई नई सांसद बनी है टीएमसी की राज्यसभा से और वरिष्ठ पत्रकार रही हैं, कई अखबारों में कॉलम लिखती हैं, टेलीविजन की बहुत ही अंग्रेजी टेलीविजन चैनलों की बहुत मशहूर एंकर रही हैं। तो सागरिका घोष ने तो ये कहा प्रेस के सामने और टेलीविजन में दिखाया भी गया कि उन्होंने मुझे घसीट कर आहत किया, परेशान किया और मुझे अंदर बस में ढकेल दिया। ये सब बातें हुई। कई नेताओं को जबरन पुलिस ने बोरे की तरह, जैसे लगता है कि आलू गोभी के बोरे हैं, उठा उठा करके पटक दिया, उठा उठा करके बसों में लादा। ये दृश्य पूरे देश ने क्या पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि टेलीविजन पर चल रहा था। अब दुनिया भारत की डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचती होगी या क्या सोचेगी, क्योंकि उसमें बड़े नामचीन चेहरे थे। ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूं, हम लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो कई बार धरना प्रदर्शन छात्र करते थे, तो हमने देखा कि जो बहुत समझदार वाइस चांसलर होते थे, वो अपने चैम्बर से उठकर बच्चों के बीच में आ जाते थे, छात्रों के बीच, और बोलते थे, क्या है, तुम लोग बताओ क्या ज्ञापन है तुम्हारा, दो। और पता चला कि उस ज्ञापन में अगर 11 मांगे हैं तो 3 मांगे तुरंत पूरी कर देते थे, और जो पूरी करने लायक नहीं है उनको कहते थे कि इस पर विचार करेंगे, और छात्र जो है जिंदाबाद वाइस चांसलर जिंदाबाद करके अपना कार्यक्रम रद्द कर देते थे। तो इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हैं, शायद उनको यह इल्म भी नहीं है कि जो जरूरी इश्यूज हैं विपक्ष के, उनको एड्रेस किया जा सकता था। पुलिस बुलाने से बेहतर होता कि इलेक्शन कमिश्नर बाहर आते या उनसे कहते कि आप अपना डेलीगेशन लेकर आइए, हम आपको चाय पिलाते हैं, डिस्कस कीजिए और जितना हमसे होगा हम करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। अब दोस्तों, ये हुआ क्यों था? मामला यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में मिदनापुर इलाके में, ये बहुत पहले की बात है, पिछले चुनाव के दौरान काफी हंगामा हुआ था, कुछ लोगों पर केसेस थी, उनमें कुछ लोगों को गिरफ्तार करने या उनसे पकड़ करके ले जाकर पूछताछ करने के लिए एनआईए 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 एक मामला किसका देखती है? जो आतंकवाद से जुड़े मसले हैं, उग्रवाद से जुड़े मसले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले हैं बड़े, उनको देखती है। तो एनआईए नाम की एजेंसी 3 बजे भोर में उतर पड़ी। अब नियम यह है कि आप, अगर केंद्रीय एजेंसियां कोई भी हो, अगर वो किसी स्टेट में जाती हैं तो वहां की पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को वो पहले पूर्व सूचना देती हैं कि भाई हम आपके स्टेट में आए हैं, हमें जांच करनी है, बल्कि जाने से पहले परमिशन ली जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया एनआईए ने। चलो, आपको बहुत अधिकार है, विशेष अधिकार है, तो आप आने के बाद तो बताते। लेकिन 3 बजे भोर में, जब गांव में लोग सोए थे या कस्बे में, जो भी इलाका हो, तो महिलाओं के बीच में घुस गई ये पूरी की पूरी फोर्स, और महिलाओं के साथ काफी गुत्थम गुत्थी हुई, काफी झगड़ा हुआ, ठेला ठेली हुई वहां पर। इसमें तोड़फोड़ होने की बात की गई है और बताया गया है कि कुछ गाड़ियां, एनआईए के जो लोग गए थे उनके शीशे वगैरह फूटे। अब इसको हंगामा कर बना दिया, एकदम बड़ा मुद्दा बना दिया सरकारी, केंद्र सरकार ने। उस पर ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि 3 बजे भोर में आकर के महिलाओं के इलाके में घुसकर, उनके घरों में घुसकर जिस तरह से एनआईए ने काम किया, वो निहायत ऑटोक्रेटिक है और ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया लोगों की थी। कम से कम पुलिस को उनकी पूर्व सूचना देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दी। यही मुद्दा है दोस्तों जिसको लेकर आज ये सारा हंगामा हुआ। बताते हैं कि एनआईए ने सुबह 5-6 बजे सूचना दी थी सरकार को कि वो आ गए हैं। अब ऐसे में स्टेट सब्जेक्ट अगर लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था अगर राज्य सरकार का मुद्दा है, तो एनआईए को निश्चित रूप से कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। एनआईए के आने पर कोई आपत्ति नहीं है, केंद्रीय एजेंसियां आ सकती हैं नए कानून के तहत, लेकिन इन्फॉर्म करना जरूरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर खामोश है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास न केवल सरकार है,
बल्कि टेलीविजन मीडिया भी है, और टेलीविजन मीडिया पूरे देश का है। तो टेलीविजन मीडिया के जरिए ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी के खिलाफ प्रचार अभियान चल रहा है। उनको आतंकवाद समर्थक साबित करने की कोशिश की जा रही है। वो ममता बनर्जी जो वाजपेयी सरकार में भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री रही हैं, तो उनको आतंकवादी लोगों को, आतंकवादी तत्वों को संरक्षण देने का सरकार पर आरोप लग रहा है। इसी मुद्दे पर आज टीएमसी ने वहां धरना दिया था, जिनके साथ बहुत ही अमानवीय सलूक हुआ। और तीसरा जो मुद्दा है दोस्तों, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने भी काफी प्रतिरोध किया है। उसके नेताओं ने बयान दिया है कि किस तरह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उसकी पार्टी के तमाम नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह तो छूट गए सुप्रीम कोर्ट के कारण, लेकिन दुर्गेश पाठक जो एमएलए हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं, उनको ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। अब जब मैं अभी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि उनकी बातचीत पूरी हुई कि नहीं, क्योंकि पूछताछ भी घंटों घंटों होती है। कई बार तो दिन भर रात को भी चलता रहता है। और जो विभू कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल के पीए, उनसे भी पूछताछ चल रही है। इन दोनों से पूछताछ चल रही है। अरे भाई, इतना वक्त था तो पूछताछ बाद में पहले कर लेते, इलेक्शन के दौरान क्यों कर रहे हैं? अब जब इलेक्शन आज 9 तारीख है, और 9 तारीख को, मतलब 8 तारीख को यह घटना घटी है, तो 9 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में 10 दिन बचा है। 10 दिन अभी चुनाव का पहला चरण शुरू होने से अभी बचा है, और ऐसी स्थिति में आप पूछताछ कर रहे हैं, तो पूछताछ तो पहले कर लेनी चाहिए थी। इससे यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एजेंसियां चुनाव के मद्देनजर विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए, उनके इलेक्शन कैंपेन को डिसरप्ट करने के लिए यह सारा काम कर रही है। और यही बात कांग्रेस पार्टी ने, टीएमसी ने और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियों ने अलग अलग शब्दों में, अलग अलग ढंग के वाक्यों में यही बात कही है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि भारत का चुनाव आयोग, जिसकी संरचना का निर्माण, जिसमें बैठे लोगों की नियुक्तियां सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार करती है। भारत सरकार का मतलब जो दिल्ली में बैठी सरकार होती है वही करती है। भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ही करते हैं। 3 व्यक्तियों की कमेटी होती है, उसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनकी कैबिनेट के, और एक होते हैं विपक्ष के नेता। तो इस तरह 3 की जो कमेटी है, उसमें बहुमत किसका हुआ? बीजेपी के नेता का। तो बीजेपी के नेता की पसंद से इलेक्शन कमीशन चुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, और बाकायदे उन्होंने डायरेक्टिव दे दिया था कि आगे जो भी नियुक्ति होगी इस तरह से होगी, तब तक जब तक कि पार्लियामेंट कोई नया कानून नहीं बनाती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आनन फानन में उस डायरेक्टिव को नहीं माना, और जैसे ही नियुक्तियों की बारी आई, उन्होंने एक कानून बनाकर पास करा लिया प्रचंड बहुमत के बल पर, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, उनकी इच्छानुसार एक कैबिनेट मंत्री उनके होंगे और विपक्ष के नेता होंगे। तो विपक्ष के नेता की मेजॉरिटी तो बनती नहीं, बनती है बीजेपी के नेता की, और विपक्ष के नेता को तो लिस्ट ही नहीं दी जाती है, अचानक पता चलता है कि अमुक बन गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक जमाने में भारत में निष्पक्ष चुनाव का संचालन करने वाली संस्था के रूप में विख्यात था, टीएन सेशन के समय, जेएम लिंगदो के समय, आज उस इलेक्शन कमीशन पर सवाल ही सवाल है। उसे न्यूट्रल एम्पायर नहीं माना जा रहा है, यानी निष्पक्ष अंपायर वो नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। सारे विपक्षी दल एक स्वर से कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई समाधान नहीं निकला है। तो दोस्तों, अब इस चुनाव को कैसे आप देखते हैं? चुनाव में किस तरह से चुनाव होगा? क्या निर्वाचन आयोग सरकार के पक्ष में झुका रहेगा या सबको समान दृष्टि से देखेगा? ये बड़ा सवाल है, और मैं समझता हूं 2024 के
चुनाव के लिए इससे बड़ा यक्ष प्रश्न कुछ भी नहीं है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारा कार्यक्रम आप जरूर देखें, शेयर करें और हमें लिखें भी कि आपको ये शो कैसा लगा। आपके हर सुझाव की हम प्रशंसा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। नमस्कार।